नमस्कार। आप सभी का आरपी लेक्चर्स में स्वागत है। प्रश्न बैंक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे इकाई 4 भाषा बोध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का प्रश्न बैंक लेकर के हम अभी उपस्थित हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज देखते हैं इकाई 4। ये हमारा चौथा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले 3 भाग बना दिए गए हैं, इकाई 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इकाई 2 के और इकाई 3 के। तो जो भी मित्र एवं विद्यार्थी इसको न देखे हों या उनको देखना चाहते हों तो वो इसी पर सर्च करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और देखते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, 2 शब्दों के मेल को कहते हैं। 2 शब्दों के मेल को कहते हैं तो संधि कहते हैं। इसका सही उत्तर आ हो जाएगा संधि। संधि के भेद होते हैं, आप सभी को पता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा समास। इसका हो जाएगा समास, दूसरा उत्तर। चौथा प्रश्न, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहले पद को पूर्वोत्तर पद कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं, और इस प्रकार से उसका समस्त पद का निर्माण होता है। वाच्य के भेद। अगला प्रश्न है, वाच्य के भेद हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्रिया की जो भी शब्द विशेषता प्रकट करेंगे उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। 7 नंबर सही प्रश्न है का उत्तर है, 6वां का 7 नंबर। 7वां प्रश्न, सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। तो इसमें कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ये वा की जगह का होना चाहिए। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा क्रिया। क्रिया से पता चलता है कार्य होने का बोध। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना का अर्थ है। तो इसका मुहावरा है, इसका सभी जानते हैं। आग बबूला होना यानी क्रोध करना। 12 नंबर सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। तो सभी को पता है कि शब्द शक्तियाँ 3 हैं और ये हमारे इसमें रस नहीं आएगा। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में के सही विकल्प वाले प्रश्न थे। अब चलते हैं, देखते हैं द्वितीय भाग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला प्रश्न है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है खाली स्थान वाच्य होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। इसका उत्तर लगाइए कर्मवाच्य। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक खाली स्थान ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे अधिक क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है, क्रिया। समुच्चय बोधक शब्दों को खाली स्थान कहा जाता है, योजक कहा जाता है, योजक। अगला है, विद्यालय में खाली स्थान संधि है। तो विद्या धन आलय बराबर
विद्यालय होता है, इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि की भी अगर बात करें तो इसमें दीर्घ संधि है। तो अगला प्रश्न है, विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य खाली स्थान कहलाते हैं। तो विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द कहलाएंगे वो मुहावरा इसका हो जाएगा, मुहावरा। और अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना खाली स्थान है, तो ये भी एक मुहावरा है। और विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7वां प्रश्न है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य में खाली स्थान क्रिया है, तो 7वां का सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक। अगला प्रश्न 8वां, समास के भेद खाली स्थान है। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। और अगला प्रश्न है, चौराहा में समास है, तो चौराहा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। फिर अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के खाली स्थान प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। अब चलते हैं सही जोड़ी पर। 2 सही जोड़ी दी गई हैं जिनको देखते हैं। पहली सही जोड़ी का पहला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उनको द्वंद्व समास कहते हैं। ये द्वंद्व समास की परिभाषा है। जैसे माता पिता, इसके उदाहरणों में आ जाएंगे। रसोई घर में समास है, तो रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में द्विगु समास आ जाएगा, संख्यावाची है। और चौथा है, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो एकमात्र सहारा के लिए जो मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा अंधे की लाठी, अंधे की लाठी इसका एकमात्र सहारा। और अगला है, दांत खट्टे करना, ये भी मुहावरा है और इसका उत्तर हो जाएगा परास्त कर देना। चलते हैं जोड़ी नंबर 2 पर और देखते हैं पहला प्रश्न, शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का जो सार्थक समूह कहलाएगा उसका अपन मिलान कर देंगे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य से। तो इसका आप शब्दों के सार्थक समूह को, ये नीचे दिया हुआ है, शब्दों के सार्थक समूह को मिलान करेंगे इधर ये वाक्य में। और अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह समास कहलाता है, समास से मिला देंगे। लोकोक्ति को कहते हैं, तो लोकोक्ति को क्या कहेंगे, लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन, इसको मिला देंगे घ नंबर से। अगला प्रश्न है, क्या राम चला गया, वाक्य क्या है। तो सबको पता है 2-2 प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाएगी, दावाग्नि भी कैसे, दावानल कह लेंगे इसको, दावानल। और आगे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसको देखते हैं, पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, वाच्य क्या है। तो वाच्य क्या है, इसका अगर हम उत्तर इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वाच्य क्रियाओं का विधान कहलाता है। वाच्य क्रियाओं का क्या है, विधान है। या फिर इसको लिख सकते हैं, क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न, ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती है और जुबान पर चढ़ जाती है, क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकोक्ति, लोकोक्ति कहलाती है। हम इसमें लिख नहीं रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं लोकोक्ति, तो आप लोग इसको लिखेंगे लोकोक्ति।
कोक्ति। ऐसे समय जाया न जाए इसलिए सिर्फ बोल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, बिजली गुल हो गई, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है? तीसरा प्रश्न, बिजली गुल हो गई, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो तीसरा का आप इसमें उत्तर लिखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए। तो समुद्र मंथन करना यानी कि कठोर परिश्रम करना, ये मुहावरा है समुद्र मंथन करना। तो इसका हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। पांचवा प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा लिखिए। तो विरोध करने के लिए सही मुहावरा हो जाएगा सिर उठाना। सिर उठाना, सिर उठाना। अगर सिर उठाना का विस्तार करेंगे तो हो जाएगा सिर उठाना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरोध करना। अगला प्रश्न है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? छठवां प्रश्न है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो अभिधा कहा जाता है। द्वितीय को अभिधा के बाद व्यंजना, फिर लक्षणा, लक्षणा व्यंजना। तो इस प्रकार से अभिधा, व्यंजना और लक्षणा ये जो आपके हैं ये तीन शब्द शक्तियाँ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिधा। अभिधा, अभिधा। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु। 8वां प्रश्न, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा कठिन कार्य करना। और अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सी समास है? तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न, समुच्चय बोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए। तो लिख सकते हैं समुच्चय बोधक शब्द से अभिप्राय है योजक शब्द से, योजक शब्द से। तो इस प्रकार से इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य या शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न हुए। अब चलते हैं सत्य असत्य पर। सत्य असत्य को देखते हैं कि पहला देखिए, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। तो ये क्या है? सही है, यानी कि ये सत्य है। इसको करिए सत्य। अगला है, कर्तवाच्य भाव प्रधान होता है। तो कर्तवाच्य जो होता है वो भाव प्रधान नहीं होता है, इसको असत्य करिए। तीसरा, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा आकर्मक हो रहती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चौथा, लोक धन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, चौथा सही है। अगला, उसने खाना नहीं खाया, उससे खाना नहीं खाया जाता में भाववाच्य है, तो ये सही है, इसको सही करेंगे। छठवां है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ कठिन परिश्रम में पढ़ना है, तो ये भी सही है। अग्नि परीक्षा देना यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। सातवां, मुहावरों और लोकोक्तियों लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो सातवां का सही हो जाएगा। आठवां है, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती,
विधिवाचक वाक्य है, तो ये क्या है? ये गलत है, ये है गलत, ये संकेतवाचक वाक्य है। मुहावरे और लोकोक्ति एक ही हैं, तो ये सबको जानते हो कि गलत है, क्योंकि मुहावरे अलग है, लोकोक्ति अलग है। आप मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर भी आता है लिखने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो पाठ 4 यानी कि हिंदी प्रश्न बैंक कक्षा 10 का चौथी इकाई लेकर के उपस्थित हुए थे, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। और ये उसके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इनको अच्छे से करना है। और इसके बाद हम चलेंगे अगले भाग पर अगली वीडियो में, और उसमें देखेंगे इकाई 5 कृति का भाग 2। तो चलिए हम चलते हैं अगले दिन अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।